हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल बात पैसों की। और बात पैसों की में हम पिछले 2 वीडियो से म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, वो भी सरल भाषा में, जो आपको समझ में आ सके, हम सबको समझ में आ सके। तो चलिए, पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि बाकी एसेट क्लासेस क्या क्या हैं जहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और म्यूचुअल फंड एक एसेट क्लास है जो जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और सारे एसेट क्लासेस को हमने 3 पैरामीटर्स पे कंपेयर करने की कोशिश की है। पहला है रिटर्न, दूसरा है टैक्स, और तीसरा है लिक्विडिटी यानी कि अवेलेबिलिटी। जब आपको पैसों की जरूरत, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन जब आपको पैसों की जरूरत है तब आप कितनी जल्दी उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने रिटर्न की बात की थी, जिसमें मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा था। मैंने सेंसेक्स की रिटर्न की बात की कि पिछले 45 सालों में 15.5% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न आया है। तो मोटा मोटा आप म्यूचुअल फंड का भी वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनका रिटर्न पिछले 5 सालों में 20%, 25% या 30% भी रहा है। और कुछ एक फंड्स का 2023-24 का जो परफॉर्मेंस है वो तो 90% तक है। हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। ठीक है, ये सारे पास्ट डेटा हैं, ये बेंचमार्क नहीं है। इतना ही रिटर्न आगे आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम उन फैक्टर्स की भी बात करेंगे। तो फिलहाल पिछले वीडियो में हमने रिटर्न की बात की 15%, 15.5%, मोटा मोटा। आज हम उसका अगले पैरामीटर की बात करें, और वो है लिक्विडिटी। आप कितनी जल्दी उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। निकालिएगा नहीं, मैंने बार बार कहा है कि म्यूचुअल फंड को कम से कम 5 साल, और अगर आप इसे 10 साल रखें और 15 साल रखें तो यकीन मानिए, अगर आप जितना आप 5 साल में कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि 10 साल में उसका 2 गुना कमाएंगे, वो 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक फंड के बारे में। ठीक है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, है ना। उसका भी रिटर्न 15.7% समथिंग कुछ था। पिछले 10 साल में उसने पैसे 4 गुना कर दिए, है ना। तो 5 साल कम से कम उसे रखिए, निकालना नहीं है। लेकिन अगर 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 आप निकालना चाहते हैं उस पैसे को, तो आपका पैसा मात्र 2 वर्किंग डेज दूर है। सपोज आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपने 10 लाख रुपए लगाए थे और कुछ ऐसा काम आ गया है जो आपको 2 लाख रुपए तत्काल चाहिए। तो पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूं कि बाकी जितने एसेट क्लासेस हैं, फिर चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे पीपीएफ हो, चाहे एनपीएस हो, इमरजेंसी में आपको पैसे निकालने में पसीने आ जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है गुरुजी। आप आदेश कीजिए, 2 वर्किंग डेज, यहां आपने रिडेम्पशन का बटन दबाया और 2 वर्किंग डेज में, है ना, वर्किंग डेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 2 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यही है कि पैसा आपके अकाउंट से जाता है और आपके ही अकाउंट में वापस आता है, किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं चला जाएगा। ठीक है, और 2 वर्किंग डे। अब एक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपने सोमवार को कहा कि भाई 2 लाख रुपए निकालने हैं, बिल्कुल रिडेम्पशन करते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन हो जाएगा। आपके पास एक हम इनिशिएट कर देंगे रिडेम्पशन, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी डाला, अप्रूव किया ट्रांजैक्शन को, मंडे को आपने किया, वेडनेसडे इवनिंग तक मैक्सिमम पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब मान लीजिए यही इच्छा आपकी हुई फ्राइडे को, तो सैटरडे और संडे छुट्टी होती है बैंक की, और इसीलिए फ्राइडे को जो रिडेम्पशन आप रिक्वेस्ट डालेंगे उसका पैसा फिर मंडे छोड़ ट्यूसडे को आपके अकाउंट में आ जाएगा। है ना आसान। अब आप मुझे बताइए, और किसी भी एसेट क्लास में इतनी लिक्विडिटी है? आप जो आपकी एफडी है वो भी तोड़ने जाएंगे तो बैंक वाले थोड़ा तो घुमाएंगे, है ना।
कर देंगे, थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। अच्छा, पेनल्टी से याद आया भाई, आपका ये सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड में क्या पेनल्टी है ना। म्यूचुअल फंड में देखिए, एक तो ये पेनल्टी वर्ड बहुत गंदा है, पेनल्टी कुछ नहीं होती है ना। म्यूचुअल फंड में एक एग्जिट लोड होता है, और एग्जिट लोड होता है वो लगभग टोटल जो आपका अमाउंट है ना, जो आपने इन्वेस्ट किया और जो उस पे अर्निंग हुई है, दोनों मिला के उसका 1% लगता है एग्जिट लोड। वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के पहले 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में, है ना। अलग अलग फंड हाउस के अलग अलग फंड कैटेगरी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी फंड में एग्जिट लोड 1 साल तक लगता है, किसी में 6 महीने तक लगता है, और किसी में 3 महीने ही लगता है, और किसी किसी में तो लगता ही नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग एएमसी की, अलग अलग फंड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद ही सोचिए ना, कोई आपने पैसे दिए म्यूचुअल फंड हाउस को, अब वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, तो वो भी तो ये सोच के लगा रहे हैं कि भाई इतने समय तक पैसा रहेगा। अब आप उसमें से निकालेंगे तो वो अपने कन्वीनियंस देखेंगे, तो वो पेनल्टी नहीं है, इसे एग्जिट लोड कहेंगे, 1%। ठीक है, ये है एकमात्र चीज जो आपको लगती है। दूसरा है टैक्सेशन। टैक्सेशन पे भी फर्क पड़ता है, तो अगला पॉइंट हम बात करते हैं टैक्सेशन। जितने भी एसेट क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था, सभी के टैक्सेशन की भी मैंने बात की। एक बार रिपीट कर देते हैं, गोल्ड पे जो टैक्सेशन है, इंडेक्सेशन के साथ 12.5% है शायद, और विदाउट नहीं, इंडेक्सेशन के साथ 20% है, और विदाउट इंडेक्सेशन शायद 12.5% है गोल्ड में। एफडी में सीधे सीधे 20% है, उसमें कोई इंडेक्सेशन का आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। एनपीएस में आई एम नॉट सो श्योर, शायद उसमें टैक्सेशन है। पीपीएफ में कोई टैक्सेशन नहीं है, लेकिन वो तो 15 साल का लॉक इन है। ठीक है, मकान प्रॉपर्टी, इसमें जो है मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि भाई साहब एलटीसीजी देना है 20%, है ना, और नहीं देना चाहते हैं तो फिर जो तरीके हैं वो भी उतने ही अनोखे अनोखे हैं। ठीक है, इमीडिएटली आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका सीधा सवाल होगा भाई म्यूचुअल फंड में क्या है टैक्सेशन का हिस्सा, तो बताते हैं ना साहब। म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कुछ यूं है कि इसमें 2 टैक्सेशन काम करते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20%। अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला, तो देखिए 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं, तो जैसा हमने बताया कि कुछ फंड जो है 1% का एग्जिट लोड लगाते हैं। इसके अलावा जो आपने इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा अर्न किया है ना, आपने 100 रुपए लगाए, उस पर अगर आपने 10 रुपए कमा लिया है, तो उस 10 रुपए पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, है ना। इसी एग्जांपल समझते हैं कि आपने 100 रुपए लगाए थे, 6 महीने बाद आपने निकाला, हो गए 100, उस पे 10 रुपए की कमाई हो गई है, 110 रुपए। अब 110 रुपए पे 1% तो म्यूचुअल फंड हाउस ने आपको एग्जिट लोड लगा दिया, तो 1 रुपए 10 पैसे तो वो वहां लग गए, प्लस ये जो 10 रुपए आपने कमाए थे, इस पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग गया, तो हो गए 108 रुपए, और उसमें से 1 रुपए 10 पैसे और कम कर दीजिए, तो 107 रुपए 90 पैसे आपके पास आएंगे। ये तब होगा जब आप 1 साल से पहले निकालते हैं। और मैं तो पिछले दोनों वीडियो से और इस वीडियो में फिर से कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड को कम से कम 5 साल तो रखिए। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो आपको पहली बात, उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। ठीक है, तो फंड हाउस आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगाता है, जो पैसा है उसमें फंड हाउस कोई उसमें कटिंग नहीं करेगा। दूसरा टैक्सेशन, तो जो आपका प्रॉफिट पोर्शन है उसमें से पहले 1.25 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। 1.25 लाख निकालने के बाद जो बचा हुआ है उस पर जो है कितना टैक्स है, 12.5% मात्र। इसको एग्जाम्पल से जरूर समझिए। मान लीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए, तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना है आपका इन्वेस्टमेंट? 10 लाख।
अब इसको आपने 1 साल से पहले निकाल दिया, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। ठीक है, आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चला और आपका 20% का गेन है। तो 20% का गेन यानी कि आपका गेन कितना है, 12 लाख रुपए टोटल हो गया। ठीक है ना, 2 लाख कमा लिया आपने 20% के हिसाब से। लेकिन आपने इसको 1 साल से पहले निकाल लिया, मान लीजिए 360 दिन में ही निकाल लिया आपने। ठीक है, तो इस पे टैक्स कितना लगेगा, 20%। और 20 किसका 20%, 12 लाख का 20% नहीं, वो जो 2 लाख आपको एक्स्ट्रा मिले हैं ना, उसका 20%। तो 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000 रुपीज। ये आपका टैक्स है 1 साल से पहले निकालने पे। ठीक है ना, और वो एग्जिट म्यूचुअल फंड वाला हाउस लगाएगा वो अलग है। ओके, अब मान लीजिए कि आपने 1 साल के बाद निकाला। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपका वही था, 10 लाख था, और वो बढ़ के 1 साल में स्टॉक मार्केट एक्चुअली बहुत अच्छा चला है, 20% आपकी वैल्यू, आपके फंड की वैल्यू बढ़ गई है, 12 लाख की आपकी कमाई हो रही है, और इसे आपने 1 साल के बाद निकाला, मान लीजिए 1.5 साल में निकाला या 1 साल 10 दिन में निकाल लिया, व्हाटएवर, 1 साल से ऊपर। ठीक है, तो अब ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगेन अब म्यूचुअल फंड हाउस का कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसके अलावा आपने जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं उसमें पहले 1.25 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि आपका अब टैक्सेबल इनकम कितना है, 2 लाख में से 1.25 लाख कम कर दीजिए, 75,000। राइट, ये है आपकी टैक्सेबल इनकम 75,000, और इसका 12.5% आपको टैक्स लगना है। तो 12.5% टैक्स लगना है 75,000 का। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 12.5% का जो टैक्स हो जाता है वो हो जाता है 9,375 रुपए। तो आप देखिए, 1 साल से पहले निकालने में और 1 साल के बाद निकालने में ध्यान रहेगा, दोनों में मैंने यही मान के कैलकुलेशन किया है कि आपको 2 लाख की एडिशनल कमाई हुई है म्यूचुअल फंड से। 1 साल से पहले आप निकाल रहे हैं या बाद में निकाल रहे हैं, दोनों में, है ना, पीरियड में फर्क हो सकता है, लेकिन टैक्स में कितना फर्क आ जा रहा है, 40,000 वर्सेस 9,375। तो फायदा किसमें है, फायदा इसी में है कि आप 1 साल के बाद निकालें, 1 साल से पहले नहीं निकालें, क्योंकि टैक्सेशन ज्यादा है और उसमें अभी 1% एग्जिट लोड लग जाएगा। 12 लाख का 1% कितना हो गया, समझ रहे हैं ना, 12,000 रुपए। तो उस 40,000 में भी 12,000 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया टैक्सेशन पार्ट। तो टैक्सेशन पार्ट भी ये कहता है, सरकार भी ये चाहती है कि भाई म्यूचुअल फंड से आप जल्दी ना जाएं, और मैं तो ये तीसरा वीडियो है जब आपको कह रहा हूं कि कम से कम 5 साल रुकिए, 10 साल रुकेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। किस किस किस्म के म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कई कैटेगरी के आते हैं, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे थोड़ा भरोसा कीजिए और उनकी थोड़ी सलाह मान लीजिए। वैसे आपका निर्णय ही सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर की भी थोड़ी सुन लीजिए। खैर, तो हम बात करें कैटेगरीज की, अलग अलग टाइप के फंड होते हैं। लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं। क्या है ये अलग अलग फंड? देखिए, टॉप 100 कंपनीज है ना, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से जो एकदम टॉप की 100 कंपनियां हैं, आपको पता ही है, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, जितने आईसीआईसीआई बैंक है, टाटा की कई कंपनियां हैं, टीसीएस है, टाटा मोटर्स हैं, ये सब जो है टॉप की, मारुति है, ये सब टॉप की कंपनियों में आती हैं, है ना। तो टॉप की 100 कंपनियों को लार्ज कैप माना जाता है। उसके बाद की 250 कंपनियों को मिड कैप माना जाता है, और वो हम टॉप की है उसके बाद की कंपनी किस आधार पर तय कर रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय कर रहे हैं, है ना, उसका कितना बड़ा साइज है, कि उसकी वैल्यू कितनी है, इसके आधार पे। और वो 250 कंपनियों के बाद जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, ठीक है। अब इनका फर्क क्या पड़ता है? लार्ज कैप कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है,
बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, बरसों से चल रही हैं ये कंपनियां, इनको अपने बिजनेस का पूरा अच्छा सा आइडिया है और इसीलिए इनके स्टॉक प्राइस में मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है ना। ये थोड़ा स्लो आगे बढ़ते हैं और जब मार्केट पिटने लगता है तो इनकी पिटाई थोड़ी कम होती है, रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी चाहिए तो हम लार्ज कैप फंड प्रेफर करेंगे। मिड कैप जो होते हैं इनको आप हिरण की तरह समझ सकते हैं, है ना, स्पीड से चलते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट की पिटाई होती है तो पिटाई भी इनकी ठीक ठाक ही होती है। ठीक है, और स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं पोटेंशियली। ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप रिस्की भी उतने ही होते हैं। जब स्टॉक मार्केट की पिटाई होती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप की ही पिटाई होती है, जबरदस्त पिटाई हो जाती है। ठीक है, और कई स्मॉल कैप कंपनियां तो फिर सरवाइव भी नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लार्ज कैप कंपनियों में रिस्क कम है, मिड कैप कंपनियों में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क थोड़ा सा और ज्यादा है। तो लार्ज कैप फंड जो है वो मोस्टली लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाएगा, मिड कैप फंड ज्यादातर मिड कैप में लगाएगा, वैसे थोड़ा पैसा वो लार्ज कैप में भी लगाते हैं। ठीक है, और स्मॉल कैप फंड प्राइमरली स्मॉल कैप कंपनियों में लगाएंगे पैसा। स्मॉल कैप फंड में किसी किसी साल आपको 40% की कमाई हो सकती है, लेकिन अगले साल हो सकता है 28% की पिटाई भी हो जाए। ठीक, तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी है। फिर इसके बाद एक कैटेगरी आती है मल्टी कैप फंड, जिसमें 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अलोकेशन होता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, तीनों कैटेगरीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फिर आप मल्टी कैप ले सकते हैं। फिर होता है मल्टी एसेट फंड, है ना। मल्टी एसेट फंड में क्या होता है कि लगभग हर कंपनी का अपना अपना एलोकेशन होता है, लेकिन फिर भी उनको इक्विटी में भी पैसा लगाना है, डेट में भी लगाना है और कमोडिटी में भी लगाना है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, इनमें भी वो पैसा लगाते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो फिर गोल्ड नहीं चलता, है ना। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टी एसेट फंड में पैसा लगाना चाहिए। और अगली जो कैटेगरी है, ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप भी आता है जिसमें ये लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों यूज होते हैं और वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कब किस में वो ज्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो वो एक फ्लेक्सी कैप होता है। अगली कैटेगरी जो आजकल के जमाने में लोगों की बड़ी फेवरेट बनी हुई है और वो है थीमेटिक या सेक्टोरल फंड, है ना। ये फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ये फंड आपका रिटर्न बहुत बुरी तरह खा भी सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थीमेटिक फंड क्या है या सेक्टोरल फंड क्या है? ये एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर थीम में पैसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मा फंड, ठीक है, तो वो मोस्टली फार्मा कंपनियों में लगाएंगे। कोई मेटल सेक्टर का फंड हो सकता है जो सिर्फ मेटल कंपनियों में पैसा लगाता है, कोई सिर्फ एफएमसीजी का हो सकता है, कोई कंजप्शन बास्केट हो सकता है, कोई सिर्फ आईटी कंपनियों में फंड पैसा लगाता है। ठीक है, इन फंड्स में पैसा लगाने से पहले आपको अच्छा खासा रिसर्च करना चाहिए और अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए जिसे मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, है ना। और थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड में क्या हो सकता है उसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, 2011 की बात है, तब मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था और मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चलता है। तो किसी ने मुझे पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में बताया और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें, पीएसयू इक्विटी फंड में। 2011 से 2016 हो गया। देखिए, फंड का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ कैटेगरी का नाम ले रहा हूं, है ना। थीमेटिक फंड था, पीएसयू इक्विटी फंड, जो सिर्फ सरकारी कंपनियों में पैसा लगाता है। ठीक, 2000 से 2016 मैंने बराबर 5 साल रखे उस फंड को।
ठीक है, मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट घट के 79,000 हो गया, 79,000, यानी कि 5 साल में मेरा लॉस था 21%। फाइनली 2016 में मैंने उस फंड को रिडीम कर दिया और उस पैसे को बैंकिंग में फंड में लगाया और वो रिकवर भी हो गया मेरा, वो अलग चीज बात है। लेकिन यही पीएसयू इक्विटी फंड 2023 अगस्त से 2024 अगस्त के बीच में इसने 90% या उससे ज्यादा, कुछ फंड्स ने 100% भी रिटर्न दिया है। तो आप समझ रहे हैं, यही फंड मैंने 5 साल रखा और मुझे 21% का लॉस हुआ, और इसी फंड ने अभी पिछले साल 90% का रिटर्न दिया है। ठीक, इस घटना से आप 2 सबक ले सकते हैं। पहला, किस सेक्टर का दिन आने वाला है और किस सेक्टर का नहीं आने वाला है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। थीमेटिक फंड खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए जिसे मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है। तो वो एक आपको अच्छी सलाह दे सकेगा। मार्केट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत हैं, ठीक है, लेकिन सभी को मार्केट का आइडिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो या तो आप ट्रेडिशनल कैटेगरीज के फंड में रहें, और अगर थीमेटिक फंड में जाना चाहते हैं तो या तो किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए जो सेबी रजिस्टर हो, और अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हैं तो किसी ऐसे को ढूंढिए जिसे मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया हो। जैसे कि एक तो मैं ही हूं, ठीक है, मैं खुद ट्रेडर हूं, इसलिए इतना आइडिया तो रहता है कि कौन सा सेक्टर चल सकता है और कौन सा नहीं। रिस्क कम लीजिए, अपने म्यूचुअल फंड पे थोड़ा, फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए, वो हमेशा आपके भले की सोचेगा और वो भी फ्री में, आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जाता है ना। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपसे 1 पैसे का भी चार्ज नहीं करने वाला है, उसको उसकी फीस म्यूचुअल फंड हाउस से मिल जाएगी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सही है। अभी तक हमने बहुत कुछ बातें की, लेकिन म्यूचुअल फंड की बात अभी खत्म नहीं हुआ है बंधु, अभी बात और बाकी है। तो हम और बात करेंगे, एक एपिसोड म्यूचुअल फंड पे और बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ जरूरी चीजें रह गई हैं। आज का वीडियो अब हो गया है लंबा, तो आज की बात यहीं तक। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने कोई फैक्ट या फिगर गलत बताया है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। कमेंट में ही मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो, जरूरी नहीं है। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई, है ना। ज्ञान जो है जितना बांटा जाए वो उतना बढ़ता है, तो ज्ञान बांटिए। कुछ मैंने बता दिया है, कुछ आप अपने दोस्तों को बताइए। और तब तक के लिए बाय बाय।